स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेबलिंग की थी, हमें उसको एक्सप्लेन करना था। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है या बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ओके, तो एज वी ऑल नो, जो बैक्टीरियल सेल है वो उनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कई शेप्स के मिल जाते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग उनकी शेप के बेसिस पर ही उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि उनके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of, or we can say classification of bacteria on the basis of their shapes। बहुत सारी वेरी शेप्स होती है। जैसे हम बात करते हैं कोकस की। कोकस के अंदर हम उन बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, राउंडेड, ओवल, और वी कैन से बिल्कुल प्रॉपर राउंड नहीं होती, थोड़ी बहुत ओवल भी चल जाती है। ठीक है, कोकस के अंदर हम किन बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं जिनकी शेप हो राउंड, और वी कैन से ओवल इन शेप, उनको हम कोकस के अंदर पढ़ते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है कि अगर बैक्टीरिया सिंगल है तो मोनोकोकस, मोनो मतलब सिंगल, कि मोनोकोकस। अगर वो दो बैक्टीरिया एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस। डाई मतलब टू, कि दो बैक्टीरिया एक साथ हैं, कोकस बैक्टीरिया दो जो एक साथ है तो डिप्लोकोकस। टेट्राकोकस मतलब 4 बैक्टीरिया एक साथ हैं। टेट्राकोकस। स्टैफिलोकोकस भी क्या होते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ होता है। ओके, तो इस तरह से इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि बैक्टीरिया के नंबर कितने हैं, मतलब शेप के साथ साथ उनका जो नंबर है उनके बेसिस पे भी इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। इसके अलावा एक आते हैं बेसिलस। बेसिलस के अंदर हम किन बैक्टीरिया को पढ़ते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, और वी कैन से रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलिंड्रिकल, और वी कैन से सिलिंड्रिकल एंड रोड लाइक। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, सिलिंड्रिकल या रोड लाइक। इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसे ही होती है कि अगर दो साथ में प्रेजेंट हैं तो डिप्लोबैसिलस, ठीक है, स्टेफिलोबैसिलस अगर इनकी क्या है, चेन बनी हुई है। ओके, इनकी भी फर्दर मतलब बेसिकली अभी आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि अगर उनकी जो शेप है उसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करनी है। ये फर्दर अपनी क्लासिफिकेशन इनकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक होते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब जिनका जो शेप हो वो कैसी हो, कोर्क स्क्रू शेप, मतलब इस तरह से कैसी हो, कोर्क स्क्रू, मतलब थोड़ी सी जैसे वो कहते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग करवा ला इसकी। स्पाइरल मतलब वो एक जैसे यूं 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 घुमावदार स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल मतलब घुमावदार, तो ऐसे ही नहीं इस तरह से कॉर्क स्क्रू शेप्ड हो तो स्पाइरलम के अंदर आती है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, स्पाइरलम हो गया। और इसके अलावा और बेसिस हो गए, एक विब्रियो होता है, विब्रियो के अंदर हम जिनको पढ़ते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर है, जो जिनकी शेप है वो कोमा लाइक होती है, इस तरह से यूं, जैसे कोमा होता है ना यूं, मतलब कोमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। विब्रियो कोलेरा इसी के अंदर आता है जो हमारी स्टमक एक कोज करता है। और इसके अलावा एक बर्डेड हो गया। बर्डेड में मतलब बर्ड्स की, मतलब बहुत छोटे छोटे से ऐसे बर्ड से निकले हुए होते हैं। ठीक है, और स्टॉक्ड हो गया। स्टॉक्ड में क्या होता है कि छोटा सा स्टॉक होता है पीछे की तरफ, इस तरह से ये नीचे स्टॉक होता है, वो स्टॉक के अंदर आते हैं। मतलब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन उनकी शेप के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि उनकी शेप किस तरह की है। एक और हम लोग क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं कि आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो सभी के अंदर नहीं होता है फ्लैजिला, जिनके अंदर होता है
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजलेट, और जिनके अंदर नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लैजलेट। तो मतलब एक बेसिस वो भी है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब types of, or we can say classification of bacteria on the basis of flagella। और फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला उनके मूवमेंट के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को याद हो मैंने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई थी और इस तरह से मैंने बनाया था, है ना, तो वो फ्लैजिला थे। तो भाई सभी के अंदर नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जिनके अंदर होगा उनको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेट्स, मतलब हैविंग फ्लैजिला, और जिनके अंदर नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फ्लैजिलेट्स। ओके, या फिर अट्राइकस, टेक्निकल टर्म में हम लोग उनको अब्सेंस ऑफ ट्राइकस, अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, मतलब अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, जिनके फ्लैजिला नहीं होता, और जिनके अंदर होता है उनको फ्लैजिलेट। और कितने होते हैं, मतलब फ्लैजिला भी किसी के अंदर एक प्रेजेंट हो सकता है, किसी के अंदर दो, उसके बेसिस पे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, जैसे मोनोट्राइकस, मोनो मतलब सिंगल की, जिसके अंदर सिंगल फ्लैजिला है, जैसे ये मैं यू ड्रॉ कर दूं एक फ्लैजिला, ठीक है। एम्फीट्राइकस, जिनके अंदर एम्फी का मतलब था बोथ, इस तरह से फ्लैजिला दोनों एंड्स पर फ्लैजिला हो, एम्फी मतलब दोनों एंड्स पर, ठीक है। एक होता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में क्या होता है, मतलब एक जो फ्लैजिला है ना उसका बहुत सारा ग्रुप एक ही एंड पे प्रेजेंट है, लोफोट्राइकस, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसके फर्दर टाइप्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। एक सिफेलोट्राइकस होता है, सिफेलोट्राइकस, देखो सिफेलो का मतलब होता है हेड, हेड रीजन, ठीक है। सिफेलोट्राइकस मतलब अगर इस पे जो टफ ग्रुप है फ्लैजिला का वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट हो, कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो एम्फीट्राइकस और सिफेलोट्राइकस दोनों को सेम भी मानते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों एंड्स पे प्रेजेंट और इसमें भी दोनों, बस फर्क क्या है कि इसमें एक एक फ्लैजिला दोनों एंड्स पे प्रेजेंट और यहाँ पर ग्रुप का जो फ्लैजिला का है वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है। एक होता है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस में जो फ्लैजिला है वो ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है तो कितने हैं, कहाँ कहाँ है, उस बेसिस पे इनकी हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बैक्टीरियाज की। ओके, अच्छा एक और हम लोग बेसिस क्लासिफिकेशन का देखते हैं कि स्टेन हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखते हैं हम लोग। तो स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया वो डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किस बेसिस पे करते हैं, देखो हमें कोई भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम पहले उसकी स्टेनिंग करते हैं, अदरवाइज वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगी नहीं, ताकि हमें स्टेनिंग मतलब डाई तरह से कह सकते हैं, ताकि हमें उनकी स्ट्रक्चर विजिबल दिख जाए। तो अगर आप लोगों ने एक दो स्लाइड्स देखी हो तो हमें जनरली ब्लू या पर्पल या थोड़ी सी पिंक की शेड्स दिखाई देते हैं कि भाई उनकी लाइनिंग इस तरह की है, क्योंकि जनरली हम स्टेन यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे करते हैं, ये ग्राम कहाँ से आए, क्रिस्टन वॉयलेट या कह सकते हैं ग्राम, ग्राम जो स्टेन है, ये स्टेन का नाम है क्रिस्टन ग्राम। वो अगर किसी के अंदर जब स्टेनिंग के बाद भी रह जाती है, मतलब प्रेजेंट रहती है, तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, और अगर नहीं रहती है तो नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार देख लेना कि हम करते क्या है, कि सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया की करते हैं स्टेनिंग, किससे, बैक्टीरिया की स्टेनिंग करेंगे किससे, वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ
क्रिस्टल वॉयलेट या क्रिस्टल ब्लू ग्राम, ये स्टेनिंग का नाम है, स्टेन है। उसके बाद हमने ये स्टेनिंग के बाद हमने इसको छोड़ दिया कुछ देर तक बैक्टीरिया को, ताकि उसकी स्टेनिंग हो जाए, मतलब कलर आ जाए, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले इसको। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग कैसे, सबसे पहले तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप होगा वॉशिंग का वो होगा 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से, बिल्कुल अच्छे से वॉशिंग करनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉशिंग, या फिर हम लोग एसीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इतना धोने के बाद भी, इतना वॉशिंग के बाद भी जो बैक्टीरिया है उसमें स्टेन रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो जिनके अंदर हमने इतनी वॉशिंग करने के बाद भी ये क्रिस्टल वॉयलेट, मतलब जो डाई है, जो स्टेन है, ग्राम स्टेन, वो अगर रह जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ देते हैं ग्राम पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट है। और अगर वॉशिंग के बाद डाई निकल जाती है तो ग्राम नेगेटिव। तो अब ये बात आती है कि भाई क्यों, भाई रीज़न क्या है कि इसके अंदर रह जाता है डाई और इसके अंदर नहीं रह जाता है। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर डाई क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है, लिपिड कंटेंट इन देयर सेल वॉल इज हाई, इन देयर सेल वॉल इज हाई। तो भाई सेल वॉल के अंदर हाई है तो क्या हो गया, तो बात ये है कि भाई देखो, जब हमने डाई किया तो लिपिड कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा था, तो जो डाई थी वो इसके सेल वॉल के अंदर ही रह गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट था, वहीं रह गई। और जब हमने उसको वॉश किया तो वो धुल गई वहीं पर, क्योंकि ऊपर ही रह गई ना, अंदर तो जा ही नहीं पाई इसके लिपिड कंटेंट की वजह से। तो जब हमने उसको वॉश किया तो वो ऊपर ही रहने की वजह से वो वॉश हो गई, जिसकी वजह से वो क्या आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। जबकि इसके अंदर लिपिड कंटेंट सेल वॉल के अंदर लो था, जिसकी वजह से वो अंदर इंसर्ट कर गई और वो इतना वॉश करने के बाद भी हमें डाई दिखाई दे गई, तो ग्राम पॉजिटिव। तो फिर एक चीज़ और आती है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इनको देखते कैसे स्ट्रक्चर को, बिना डाई के तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, आउटलाइन उनकी। तो हम ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हम लोग स्टेनिंग करते हैं। एक डाई है, उसका नाम क्या है, सैफ्रनिन। सैफ्रनिन डाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा बेसिलस सबटाइलिस, और ग्राम नेगेटिव का एस्चेरिया कोलाई, बहुत नाम सुन रखा होगा तुमने इसका। कैसे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है ये, ठीक है। वैसे तो सभी बैक्टीरिया बेकार भी नहीं होते हैं, इकोलाई हमारे लिए अच्छा होता है इंटेस्टाइन के लिए। वो आपने शिल्पा शेट्टी का ऐड नहीं देखा, या कुल्टासन हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो इंटेस्टाइन में हमारे लिए बेनिफिट कोज करते हैं, बात करेंगे उसकी भी। तो वैसे ज़्यादातर लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, एक आधा ये अच्छा होता है, ये ग्राम नेगेटिव बहुत ज़िद्दी होते हैं, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो आज हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारी जो बैक्टीरियल सेल हमने ड्रॉ की थी उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ने का रहेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो बैक्टीरियल सेल बनाई थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियोइड, ओके, और फ्लैजिला, प्लाई, फिम्ब्री, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। तो सेल एनवेलप की बात करें तो सेल एनवेलप जो आउटर कवरिंग है, तो इसमें 3 चीज़ें बनाई थी हमने। एक तो आउटर मोस्ट, जो आप लोगों को याद हो, हमने बनाई थी म्यूसिलेज की एक शीट बनाई थी, म्यूसिलेज की शीट बनाई थी ना हमने, याद होगा आपको, एक ऐसे डॉट डॉट करके, तो जिसको हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स का नाम देते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है।
तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर प्रेजेंट ना हो तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होती है। तो ये जो म्यूसिलेज की जो लेयर है, ये अगर लूज होती है, थोड़ी सी लूज शीट बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर अगर थोड़ी सी लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है ये, और अगर थोड़ी सी टफ और थिक है, टफ एंड थोड़ी सी थिक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, थोड़ी सी टाइट और टफ थिक होती है तो ओके। तो ये स्मूथ मतलब थोड़ा सा स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शन, जैसे कि एक तो सबसे पहला तो स्टिकी है, कैरेक्टर प्रोवाइड करेगी तो अटैचमेंट में हेल्प करेगा किसी भी होस्ट सेल के ऊपर, और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर ये प्रेजेंट होती है तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनसे बचाव करेगा म्यूसिलेज। तीसरा, इनकी डेसिकेशन नहीं होने देगा, मतलब अगर इनकी अनफेवरेबल कंडीशन से उनको फेस करना पड़ जाए तो इनको मरने से बचाता है जो म्यूसिलेज की जो शीट होती है। इसके अलावा विरुलेंस प्रोवाइड करता है, मतलब ये जिनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होगी ना, वो जनरली खतरनाक बैक्टीरिया होंगे। क्यों? उनके ऊपर जनरली ड्रग वगैरह का इफेक्ट नहीं होता। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये म्यूसिलेज लेयर, ठीक है, मतलब बचा के रखती है उसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की जो सेल है, ये सेल तो अंदर है सेल में। और इसके अलावा इम्यूनोजेनेसिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनोजेनेसिटी यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर लेना, इसका इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब क्या है कि अगर ये प्रेजेंट होगी और अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म की सेल को, तो वो बहुत जल्दी असर दिखाएगी ये, ठीक है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी उसके लिए। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब ये, ठीक है। तो म्यूसिलेज, बात क्लियर है कि इसके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, दिस इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और अगर प्रेजेंट है काफ़ी हेल्प करेगी बैक्टीरिया की, ठीक है, काफ़ी खतरनाक बना देगी, क्योंकि ड्रग केमिकल का तो इस पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है ये, कोई वायरस इस पर को हार्म नहीं कर सकता जल्दी से। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें बचा के रखती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेल वॉल है ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, जिसमें सेलुलोज की बनी होती है, इसमें ये नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब इसमें ये सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसमें बनी होती है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक लेयर होती है, नहीं 2 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सबसे इनर मोस्ट। ये टिपिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसी प्रेजेंट होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो कंपोनेंट्स होती है उसकी बनी होती है, मतलब फोस्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे कि हमारे अंदर भी होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, मतलब फोस्फोलिपिड इस तरह की स्ट्रक्चर, बाइलेयर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या होती है साथ में, ये सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इस टर्म को आप लोग जानते होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही परमिट करती है अंदर आने के लिए, ठीक है, सभी को नहीं आने देती है, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन इज फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके साथ ही जो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अभी मेटाबॉलिकली एक्टिव मैंने आप लोगों को, जब मैंने डायग्राम इसका ड्रॉ कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करा दी, इसीलिए हम इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव बोलते हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के पास, सेल डेवलप की बात हो गई, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। चलो न्यूक्लियोइड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मीजोजोम। मीजोजोम आपको याद हो, एक इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आती है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, मतलब ये मीजोजोम इक्विवेलेंट होते हैं यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के, मतलब हमारे अंदर जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीजोजोम करेगा,
ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, एनर्जी बनाना। तो मीजोसोम क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, और एंजाइम कहाँ से मिलेंगे उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोसोम न्यूक्लियस से ये अटैच भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दो तरह के भी होते हैं, सेप्टल और लेटरल। सेप्टल अगर न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है, अटैच्ड विद न्यूक्लियोइड, और अगर न्यूक्लियोइड से अटैच नहीं है, नॉट अटैच्ड विद न्यूक्लियोइड, तो उसको नाम क्या देंगे, लेटरल। ठीक है, और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम। ध्यान देना, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने जो राइबोसोम थे वहाँ पे मैंने एक तो फ्री स्टेट में बनवाए थे, फ्री स्टेट में भी बनवाए थे, और वो फिक्स्ड भी बनवाए थे। ठीक है, और एक मैंने पॉलीसोम मैंने नाम लिखवाया था, पॉलीसोम्स, कि भाई जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर 4 से लेकर 6, 7, 8 तक कई सारे इकट्ठे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सारे काम एक ही सेल को करने पड़ रहे हैं, यूनिसेलर होता है क्योंकि ये, तो इसलिए एक ही टाइम पर एक टाइप के बहुत सारे प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसलिए इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है ना, ये mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो फ्री स्टेट में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनका काम होता है सेल के अंदर ही जो इंट्रासेलुलर है उसका प्रोटीन बनाने के लिए और फिर बाहर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, जो एक और चीज, जो राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका टाइप होता है 70S टाइप, 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर S का मतलब क्या है, सिडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S स्टैंड्स फॉर सिडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि जब हम लोग इनको हम लोग तोड़ते हैं, रोटेट करते हैं, उसके बाद तोड़ने के बाद इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो ये किस यूनिट पर उनकी सेडिमेंटेशन होती है। ठीक है, किस स्पीड पर। ओके, तो इनकी फर्दर सब यूनिट्स होती हैं। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का, और फर्दर इनकी यूनिट्स होती हैं 50S और 30S। ठीक है, S सेम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, और राइबोसोम का काम किस में होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है, एज वी नो। ठीक है, राइबोसोम उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखो, गैस वैक्यूल का काम दो होता है, एक तो इनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो देखो, एक तो नाम से पता चल रहा है कि भाई गैस वैक्यूल, कि जिन वैक्यूल के अंदर गैस प्रेजेंट होंगी, तो भाई एक तो इनका काम रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना होगा, और दूसरा इनको ब्यूएंसी प्रोवाइड करना। गैस है यानी कि ये थोड़ा ऊपर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं पानी के अंदर, ब्यूएंसी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो इनको फ्लोटिंग कराएंगे ऑन एक्वेटिक मीडियम। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोफोर्स, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी, तो उसके लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिनको हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो फियोफाइसिन या कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोफोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खाना अपना खुद बनाते हैं, तो उनके अंदर भी पिगमेंट होएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। देखो, इनके अंदर जो न्यूक्लियोइड है, हम न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैसा प्रेजेंट होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड होता है मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ में ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके साथ में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इनके अंदर क्या होता है, डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है और बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, इसलिए हम इसको नेक्ड बोलते हैं। ठीक है, डीएनए होता है इनके अंदर कैसा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए डुप्लेक्स,
जो हाईली कॉइल्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइलिंग कर सकता है, लगभग जो कॉइलिंग है वो 250 से लेकर 70-100 टाइम्स तक कॉइलिंग होती है डीएनए की, ठीक है, तभी वो इतनी छोटी सी सेल में फिक्स होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी नहीं, हमारे अंदर भी कॉइलिंग होती है डीएनए की, लेकिन हमारे अंदर हिस्टोन प्रोटीन के साथ होती है, बेसिक प्रोटीन की, इनके अंदर नहीं होता है। हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है, लीनियर इस तरह से। इनके अंदर कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। कैसा होगा इनके अंदर, सर्कुलर फॉर्म में। ध्यान दे रहे हो, डिफरेंसेस यहाँ पे साथ के साथ, ठीक है। इसकी सर्कुलर डीएनए होता है, होगा डबल डुप्लेक्सी, ओके। और इनके न्यूक्लियोइड को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम, एक तरह से क्रोमोसोम ही है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में ये एज इट इज़ प्रेजेंट होता है, ओके। न्यूक्लियोइड हो गया। एक और बात करनी है मेरे को प्लाज्मिड की। वैसे ये जो चीज़ होती है ना प्लाज्मिड, ये हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होती है तो कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आते हैं उसके अंदर, कुछ कैरेक्टर एक्स्ट्रा कैरेक्टर आएंगे अगर एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट है। तो असल में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब क्रोमोसोमल जो डीएनए है उससे जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, मतलब ये भी डीएनए है असल में, सर्कुलर डीएनए होता है ये भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है सभी में हो, लेकिन अगर है एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास चीज़ है। जेनेटिक इंजीनियर का नाम सुना है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्लाज्मिड पर बेस्ड हैं, उसमें बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का सेगमेंट होता है, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो इनको क्या कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, या तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर इस तरह का प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स हो, उसके ऊपर कोई दवाई कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। या फिर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन जीन्स होते हैं, तो टॉक्सिन जीन्स हैं तो क्या करेगा, वो किसी सेल को अगर इन्फेक्ट करता है तो टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाए सेल, मतलब हार्मफुल होते हैं। भाई इनके लिए तो फ़ायदा ही है, हमारे लिए नुकसान है लेकिन इनके तो फ़ायदा है, ठीक है। या फिर फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर मतलब ये इस प्लाज्मिड को अपने अंदर से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो रिकम्बिनेशन मैंने बताया था, रिकम्बिनेशन हो गया, रिकम्बिनेशन नहीं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसी के ही टाइप्स हैं। तो कॉन्जुगेशन, फर्टिलिटी मतलब अगर प्लाज्मिड है तो ये फर्टिलिटी फैक्टर में एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट करेगा जिसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम लोग F पॉजिटिव बोलेंगे या फिर डोनर, और जिसके अंदर जाता है उसके अंदर उसको हम लोग F नेगेटिव, या फिर क्या बात करेंगे हम लोग, रेसिपेंट का नाम देंगे, ठीक है। ये प्लाज्मिड की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग फ्लैजिला और पिलाई की। देखो फ्लैजिला हम जानते हैं कि इनकी मूवमेंट में हेल्प कराता है, और क्या होता है, वन स्ट्रैंडेड होगा। वन स्ट्रैंडेड का मतलब कि हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसकी 9+2 की अरेंजमेंट होती है, मतलब इस तरह से कुछ प्रोटीन होते हैं जो इस तरह से होते हैं, 9+2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 अंदर। इनके अंदर ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, बहुत सिंपल अरेंजमेंट होती है, वन स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर होती है 11 स्टैंडर्ड, और जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है उसका नाम होता है फ्लैजिलिन, ठीक है। मूवमेंट में हेल्प कराता है बेसिकली जो फ्लैजिला होता है, ठीक है। और जो पिलाई और फिम्बरी है, पिलाई एंड फिम्बरी, जो छोटी छोटी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना फिम्बरी, इनका काम क्या होता है, पिलाई और फिम्बरी का, जब भी मैंने बताया था ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लाज्मिड को दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो बैक्टीरिया हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो ये अपने बीच में ना कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं, एक ट्यूब बना लेते हैं। तो वो जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ना, दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब,
ये पिलाई की हेल्प से ही बनती है, ये पिलाई ही आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम इसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब के लिए इतना ही काफ़ी है।